तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया टॉपिक, इसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है, कई बार रिएक्शन की जो एक्चुअल ऑर्डर होती है ना वो कुछ और होती है, बट वो कुछ कंडीशंस लग के कुछ और बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देना। ये ना दिखाई दे तो बताना। यहां पर लिखा क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज समटाइम्स ऑल्टर्ड बाय कंडीशंस। ठीक है, देयर आर मेनी रिएक्शंस which obeys first order rate law although they are higher order reactions। मतलब क्या बोला कि वो जो रिएक्शन होती है ना वो एक्चुअल बेसिस पे देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा हाई ऑर्डर की रिएक्शन होती है, बट कुछ कंडीशंस लगती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ को फॉलो करती है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हमारे को ज्यादा पढ़ना है। अब वो एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, कह रहा है आपको कंसीडर करो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अभी इथाइल एसीटेट क्या होता है, वो होता है एस्टर। सपोज मान लो ये लिखा हुआ है CH3 COO CH2 CH3। मैं बोल सकता हूं कि ये वाला कंपाउंड जो हमारा है ये क्या है, ये कंपाउंड एस्टर है। अभी एस्टर बनता कैसे है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्ट करने से। तो अभी अगर मैं इसके अंदर ऐड ऑन करता हूं क्या, इसके अंदर ऐड ऑन करता हूं वाटर। आपको पता है वाटर के दो पोर्शंस होने वाले हैं, एक H+ और एक OH-। तो जैसे ही इसको रिएक्ट कराऊंगा तो होने क्या वाला है, इस वाले पार्ट पर लग जाएगा H+ और इस वाले पार्ट पे लग जाएगा OH-। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये आपका कंपाउंड बन गया लाइक दिस। इस वाले पार्ट पे लग गया CH3 COO और यहां क्या लग गया H प्लस, आगे क्या बन गया प्लस, आगे आपका बन गया इस वाले पार्ट पे यहां लग गया OH और यहां क्या लग गया बेटा, यहां लग गया CH2 CH3। तो आई कैन सिंपली से कि अगर मैंने एस्टर को हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर की हेल्प से ब्रेक किया, तो वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में ब्रेक हो गया। ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका क्या है बेटा, ये है अल्कोहल। अभी अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ किस किस की टर्म्स में आता है, रिएक्टेंट की टर्म्स में। रिएक्टेंट में कौन कौन से है हमारे पास, एक इथाइल एसीटेट है और दूसरा कौन सा है, वाटर। तो अभी यहां पर अगर मैं लिखूं इसका रेट लॉ, तो रेट लॉ लिखा जाएगा कैसे, सॉरी रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, रेट लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज कि यहां पर आपने लिखा रेट, क्या लिखा है यहाँ पे रेट, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट तो सब में ही आता है और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कुछ पावर आती है, तो फिलहाल पावर x और y लेंगे। तो यहां पर आ गया CH3 COO CH2 CH3। अब यहां पे जो पावर है क्या लेंगे बेटा, x आएगा ना, तो x की वैल्यू हमारे को पहले से पता है 1 है और वाटर की भी वैल्यू क्या है बेटा, वाटर की भी पावर क्या है यहाँ पर, वाटर की पावर भी 1 है। तो आप बता सकते हो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, मैं इनको 1 + 1 करूंगा तो मेरे को मिल गया सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, बट एग्जैक्टली होता क्या है, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। कैसे, यहां ध्यान देना, आपको ये वाली बात ना पहले भी बता रखी है चैप्टर 2 में। कौन सा चैप्टर, सॉरी इन चैप्टर 1 जो कि सॉल्यूशंस चैप्टर था, उसमें क्या बताया था, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है बेटा। अबे ये बात याद है या दोबारा बताओ, 55.55 मोलर होती है, ये याद है या नहीं याद, 55.55 मोल्स पर लीटर होती है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। 11th क्लास में भी ये बात हमने करी हुई है। तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, क्या मैं सिंपल लिख सकता हूं कि जो मैंने पीछे रेट लिखा, रेट इज इक्वल टू के,
और ये वाली सारी चीज लिखी CH3 COO CH2 CH3 इसकी पावर 1 और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। अभी आपको पता है ये वाली कॉन्सेंट्रेशन ये तो चेंज होनी नहीं, ये क्या रहनी है, ये रहनी है 55.55 मोलर ऑलवेज। तो अभी ये चेंज होगी नहीं यार। देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा रेट इसके कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज होने पर डिपेंड करता है और इस पे, पर क्या ये वैल्यू कभी चेंज होने वाली है? नहीं। अब ये वैल्यू हमेशा फिक्स है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है भाई तो फिक्स है, तो इस के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाए। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, एक चीज और, बाय डिफॉल्ट जो ये वाला है ना, इसको मैं के डैश लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? के डैश। के की पावर 1 नहीं है, के डैश लिख दिया। अगर इसको यहाँ पे के डैश लिख रहा हूं तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? अब मैं लिख देता हूं ये क्या है, के डैश। कहीं बाद में बोलो भैंस की पूछे क्या लिख दिया, कदाश। के डैश है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपल एक छोटा सा काम करेंगे कि कंबाइन कर लो, कंबाइन के डैश और वाटर की पावर 1, ठीक है। इसको कंबाइन करा, इसको लिख दिया के। तो ये जो अब के आया है ना, ये आपका नया रेट कांस्टेंट है, न्यू रेट कांस्टेंट, न्यू रेट कांस्टेंट, जिसको मैं और क्या बोलता हूं, अभी बता रहा हूं और क्या बोलता हूं, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, और ये हो गया CH3 COO CH2 CH3 इसकी पावर 1। तो जो मेरा 2 पावर हो रही थी, अब वो फिलहाल क्या हो गया, 1 पावर हो गया। रीजन सिर्फ एक है कि भाई तुझे चेंज होने के लिए अलाउ कर रखा है, पर तू चेंज हो नहीं रहा, हमेशा सेम है, तो मैंने आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो आपका के आया ना, वेयर के इज योर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। क्यों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया? क्योंकि देखो पहले तुम 2 ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, ठीक है, अभी ये वाला तो चेंज हो नहीं रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। नाउ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर will now be called pseudo first order reaction। तो जो हमने यहां पर देखा था बेटा, क्या हमने शुरुआत में क्या देखा था, पहले ही बताया था, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, जो एक्चुअली हायर ऑर्डर होते हैं, वो समटाइम ऑल्टर कर दिए जाते हैं बाय सम कंडीशन। यहां कंडीशन क्या लगाई कि वाटर को हमने कहा तो था आप चेंज हो सकते हो, बट तुम चेंज खुद से ही नहीं हो रहे, हम नहीं मना कर रहे, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने का मतलब ही नहीं है। तो ले दे करके ये है। अब इस पे बहुत ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल आते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। इतना लिखना चालू करो पहले, किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हो। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमने ये तो देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर तो डिपेंड करता है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लोगे तो रेट ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ज्यादा आने वाला है, क्योंकि रेट लॉ हम निकाल ही किस बात पे रहे थे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। अब नेक्स्ट चीज आती है कि टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो यहां पर ध्यान देना, जो आप रेट लॉ में रेट लिख रहे थे, मान लो कोई ये रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखते थे, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर कुछ सपोज एक्स होती थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इस पे तो कर ही रहा है, ये तो हम अभी तक देखते ही आए हैं, है ना कि इस पे कर ही रहा है। दूसरा के तो कांस्टेंट है ना, हाँ, इन दिस इक्वेशन के इज कांस्टेंट, तो यहां पर लिख लो in the rate law equation, in the rate law equation K is constant
इज कांस्टेंट। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैथ्स अगर मैं बात करूं, दुनिया का कोई सा भी कांस्टेंट जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन में कांस्टेंट है वो जरूरी नहीं है वो हमेशा कांस्टेंट है। वो हो सकता है किसी अदर चीज पर डिपेंड करता हो। जैसे आपने देखा है ओम्स लॉ हमने पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर, तो V और I जो है वो इंटर रिलेटेड है, मतलब R वहां कांस्टेंट है, बट क्या R अदर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता? करता है, लेंथ पे, एरिया पे करता है। तो कुल मिला के वही चीज है कि K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अभी वो क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये ध्यान देना जो K होता है वो किस पे डिपेंड करता है? K डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पे। तो कुल मिला के अगर वो टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, मींस आई कैन सिंपली से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे ना एक इक्वेशन लिख रहा हूं, उस इक्वेशन को ध्यान से देखना। इक्वेशन है मेरी K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन है हमारी कौन सी? ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। क्या नाम है इसका? अर्हीनियस इक्वेशन। ये आपका ना चैप्टर का सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट हाफ हमारा डन, ये एक सेकेंड स्टाफ है, सेकेंड हाफ है, स्टाफ नहीं है। तो अभी यहाँ पे K क्या लिखेंगे? K लिखेंगे यहाँ पे रेट कांस्टेंट, ठीक है। A क्या लिखेंगे? A लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या बोला बेटा मैंने कहा रेट कांस्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो सकती है वो A होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट को हम और नाम से भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंट के पहले लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग गलत हो तो चेक कर लेंगे अपन। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कि एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसको हम और नाम भी दे सकते हैं, और अर्हीनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसी को बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसे बोलते हैं। अभी क्या होता है अलग अलग टेम्परेचर पे ना, देखो जो आपका K की वैल्यू है, A की वैल्यू तो मैक्सिमम फिक्स है, ये वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। जो A की वैल्यू है मैक्सिमम है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब ये कब अचीव होगी ये मैं बताऊंगा। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना K की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अचीव होगी वो A होगी, मींस K डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे K बढ़ेगा, आप ये बढ़ाओगे घटाओगे तो K चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि K दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। बट ये चेंज नहीं होता कभी टेम्परेचर बढ़ाने से। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो K पे फर्क पड़ने वाला है। तो यह ध्यान देना, मैंने क्या बोला? K डिपेंड करता है दोनों चीजों पे, टेम्परेचर पे भी करता है और एक्टिवेशन एनर्जी पे भी करता है। बट एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो। अरे क्या बोला? टेम्परेचर चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ K चेंज होता है, EA एक्टिवेशन एनर्जी चेंज। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बाद में पूछूंगा, छोड़ो। फिलहाल क्या लिखेंगे? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर we have particular value of K। मतलब अगर मेरा टेम्परेचर कुछ फिक्स है तो K की वैल्यू फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अच्छा यहां ध्यान देना, ये लिखा है ना K इज इक्वल टू A ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में क्या करता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
अभी लॉग भी कौन सा लूंगा, नेचुरल लॉग लूंगा। क्यों, नेचुरल लॉग में लॉग की बेस ई होती है, तो यहाँ पे ई की पावर है ना, इसलिए नेचुरल लॉग लूंगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर ln k आ गया, ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ln क्या होता है, लॉग बेस ई होता है, तो जो बेस हो अगर उसी नंबर का पावर चढ़ा हुआ है तो आंसर क्या आ जाता है, वही पावर आंसर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा ये ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हमारे को याद रखनी है। और इसके बाद अगर मान लो टेम्परेचर कुछ T1 है तो ई ए सेम रहेगा, ए सेम रहेगा, के चेंज होगा। एट टेम्परेचर T1 लेट अस से k इज इक्वल टू k1, तो इक्वेशन क्या हो गई, ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए, वो तो चेंज होना नहीं, आर T1। और इसके आगे एट टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा, एट टेम्परेचर T2 k बिकम्स इक्वल टू k2, तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस ये अपॉन में आर T2। गॉट इट। अब आप कुछ भी कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को, आप 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करो, आप 2 को 1 में से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 लिख दो। क्या है यहां पर लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ln k2 माइनस ln k1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ln k2 माइनस ln k1, और ये जो पूरा टर्म है ln, ये जो पूरा टर्म है इसको यहाँ लिखा, यहाँ बीच में हमने डाला माइनस, यहाँ डाला स्क्वायर ब्रैकेट, ओ सॉरी ये वाला, उसके बाद इसको उठा के लिख दिया। बोलो बेटा माइनस कर देंगे। अब जब माइनस करोगे एग्जैक्टली होगा क्या, ये वाली टर्म माइनस ये ln a और ln a तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां बचा माइनस ई ए बाय आर, यहां भी देखो क्या क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में जो कॉमन है वो ये है माइनस ई ए बाय आर, और यहां भी क्या है माइनस ई ए बाय आर। तो अगर दोनों का कॉमन निकाल ले तो आ क्या जाएगा, ln k2 माइनस k1, ln k1 हो जाएगा ln k2 बाय k1, और ये हो गया आपका माइनस ई ए बाय आर। अगर मैं कॉमन निकालूं तो बन जाएगा 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1, और अगर मैं माइनस अंदर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन हो जाएगा ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू, माइनस अंदर ले गए तो ये अपॉन आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये आया। अगले उस पे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू ए अपॉन आर, और यहां क्या आ गया, T2 माइनस T1 अपॉन में। और आपको पता है नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 और वो 2.303 नीचे ले आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग k2 बाय k1, ये ई ए अपॉन में 2.303 r, और ये बन जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। ये आपकी फाइनल यूजेबल इक्वेशन है, और इसी को ना, इसी में हम चेंज कर सकते हैं क्या, और वी कैन राइट, अगर मैं log k2 बाय k1 ना लिख के k1 बाय k2 लिखता हूं तो फर्क सिर्फ इतना आना है, जो k आपका ऊपर है, जो k ऊपर है उसका टेम्परेचर पहले आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं आने वाला बेटा। ये दोनों ही आपके वर्किंग फॉर्मूले हैं। क्या है दोनों आपके, हाँ ये दोनों ही आपके वर्किंग फॉर्मूले हैं।
ये हम यूज करेंगे खूब। आप इतना फिलहाल अभी लिखना चालू करो। कहां से लिखना है? यहां से लिखना है ना, लिखो बेटा। देखना बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या रहा आपका? द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 और 700 केल्विन पे वैल्यू दे रखी है। देखो 500 पे वैल्यू आ रही है कम 0.02 सेकेंड इनवर्स, जबकि 700 पे वैल्यू आ रही है 0.07, बढ़ के आ रही है। तो के बढ़ता है तो आपका रेट कांस्टेंट तो बढ़ता है, वो सॉरी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है। अब कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड ए। अब कैसे करेंगे? सेम इक्वेशन जो हमने पीछे करी थी वही सेम लगाएंगे यहाँ पे। log K2 by K1 EA अपॉन 2.303 R, और यहां पर आ जाएगा आपका T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है क्या? फटाफट यहाँ वैल्यू डालेंगे। log K2 की वैल्यू कितनी है? 0.07, और K1 की वैल्यू कितनी है बेटा? K1 की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है? 0.02। वैल्यूज मिल गई। EA की वैल्यू तो निकालनी है, 2.303 वही रहेगा। R की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर यहाँ पर 700 माइनस 500, और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बस मुझे बताओ ये वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्व कर लोगे? फाइनल आंसर एग्जैक्टली मैच करता है इस वाले आंसर से जो यहां पर लिखा हुआ है। EA की वैल्यू क्या आती है? EA की वैल्यू ये मैच होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच होगी, और इसकी यूनिट होगी जूल। ठीक है, हाँ। लॉग की वैल्यू बतानी नहीं है फिलहाल। आप लॉग कैसे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ ध्यान देना। आपको लिखना है लॉग 0.7 0.2 काटा 7/2 आया। हाँ, फोन उठाओ 7/2 करो, लॉग लो, दैट्स इट। यूज कैसे करनी है लॉग टेबल वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर द टाइमिंग आज सिर्फ इतना ध्यान दो कि log 7/2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो कर लोगे। हाँ, डायरेक्टली वैल्यूज गिवन होती है। और सिंस आपने एक बार EA निकाल लिया, एक बार क्या निकाल लिया? EA, तो हमारी इक्वेशन क्या हुआ करती थी? K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA बाय RT। तो अगेन यूज कैलकुलेटर। पहले आप वैल्यूज निकालना सीखो, प्रोसीजर आपको आना चाहिए, उसके बाद की बातें हैं आगे सारी। समझ रहे हो? बोल बेटा, कोई डाउट यहां तक? एक क्वेश्चन ये वाला देखा, अगला क्वेश्चन देखो कैसा आता है इस पे। खुद कर ले मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये क्वेश्चन देख ले जल्दी से। यहां पर पढ़ो क्या लिखा है इसमें। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ दिस रिएक्शन इज 600 केल्विन पे इतना है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि वैल्यू क्या गिवन है, यहां पर आपको कह रहा है आपको T1 टेम्परेचर प्रोवाइड करा रखा है 600 केल्विन, और उसका रेट कांस्टेंट K1 क्या दे रखा है? 1.60 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स। उसके बाद T2 कितना दे रखा है बेटा? 700 केल्विन। इसका क्या निकालना है? K2 फाइंड करना है, बट दिस टाइम आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करा रखी है कितनी? 209 किलो जूल पर मोल। ऑब्वियस सी बात है, इस वैल्यू को किस में डालना है? 209 इंटू 1000 है ना, तो इतना जूल पर मोल ये वैल्यू डालनी है। ठीक है, आप करोगे ये वैल्यू अगेन कहाँ डालनी है? इसी वाले फॉर्मूले में आप इसे लिख दोगे, पुट करा यहां पर। क्या मैं कह सकता हूं ये एग्जैक्टली डायरेक्ट आपसे चीजें करवा रहा है? बोल बेटा। यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट, use this to calculate K2।
इसको लिखना चालू करो बेटा फटाफट। आया बेटा कहाँ तक, मतलब अरे वो कोई नहीं, आपको प्रोसीजर क्लियर है? इफ प्रोसीजर इज क्लियर देन एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, इसे लिखो फटाफट।